हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। छात्रवृत्ति को लेकर आजसू छात्र संघ ने किया भिक्षाटन, सरकार को दी चेतावनी। लंबित छात्रवृत्ति भुगतान और शिक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर आजसू छात्र संघ की धनबाद इकाई ने शनिवार को शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन चलाया। इस अनोखे आंदोलन के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं रानी बांध धैया से पदयात्रा करते हुए डीसी कार्यालय पहुंचे। आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों ने बताया कि लंबे समय से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। छात्रों ने प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा है कि बार बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। प्रदर्शन के दौरान आजसू छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर भिक्षाटन किया और यह संदेश दिया है कि सरकार की लापरवाही के कारण छात्र अपनी शिक्षा के लिए भीख मांगने को विवश हो गए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि छात्रवृत्ति छात्रों का संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक व उग्र किया जाएगा। अंत में छात्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिला और ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान शीघ्र करने की मांग की है। डिजिटल आंदोलन से छात्रवृत्ति भुगतान पर बनेगा दबाव, 24 दिसंबर से रिलीज स्कॉलरशिप अभियान। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही देरी के खिलाफ अब डिजिटल स्तर पर भी आंदोलन तेज किया जाएगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। इसी कड़ी में 24 दिसंबर बुधवार को सुबह 7 बजे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पूर्व ट्विटर पर रिलीज स्कॉलरशिप हैशटैग अभियान शुरू किया जाएगा, जिसे नंबर 1 ट्रेंड बनाने की तैयारी है। संगठन का कहना है कि झारखंड सरकार द्वारा समय पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होने के कारण राज्य के लाखों छात्र पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। छात्रवृत्ति का मुद्दा फिलहाल सड़क से लेकर सदन तक गरमाया हुआ है। डुमरी से रांची तक करीब 200 किलोमीटर की छात्र अधिकार पदयात्रा के बाद अब इस आंदोलन को डिजिटल मंच पर ले जाया जा रहा है। मौके पर केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि छात्रवृत्ति भुगतान में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी राजनीतिक टकराव का खामियाजा सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। देवेंद्र नाथ महतो ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल आंदोलन के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर दबाव बनाया जाएगा ताकि लंबित छात्रवृत्ति राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। कोहरे की चादर में लिपटा झारखंड, अगले 2 दिनों तक 19 जिलों में धुंध रहेगी बरकरार। झारखंड ने कोहरे की चादर ओढ़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राज्य के मध्य भाग में सुबह में अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य भागों में कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। रांची सहित 5 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके का 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक यानी कि आज 21 और कल 22 दिसंबर को 19 जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला शामिल हैं। वहीं कोहरा के कारण डाल्टनगंज में विजिबिलिटी 150 मीटर और देवघर में विजिबिलिटी 300 मीटर रही। इधर मौसम विभाग ने बढ़ती ठंड को लेकर लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को ठंड से बचाने को कहा गया है। रामगढ़ में ज्वेलरी दुकान में 25 लाख की डकैती, नकाबपोश लुटेरों ने की वारदात, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार भी काटा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में स्थित विजय ज्वेलर्स में शनिवार की शाम करीब 25 लाख की ज्वेलरी और कैश की डकैती हुई है। नकाबपोश लुटेरों ने पिस्टल की नोक पर जेवरात और नकदी लूट ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। विजय ज्वेलर्स के मालिक विजय वर्मा ने बताया कि शाम करीब 7:30 बजे अपनी दुकान बंद कर रहे थे। इसी दौरान 5 बदमाश
खास ग्राहक बनकर दुकान में घुस गए। दुकान में प्रवेश करते ही एक लुटेरे ने विजय वर्मा के सिर पर पिस्टल सटा दी और उन्हें चुप रहने की धमकी देते हुए मारपीट की। अन्य 4 लुटेरों ने दुकान में रखे सोने चांदी के लगभग 25 से 30 लाख रुपए के गहने और कैश लूट लिए। लुटेरे दुकान मालिक विजय वर्मा और स्टाफ विशाल सोनी का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए। उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार भी काट दिया। घटना के बाद लुटेरे पटेल नगर के रास्ते गिद्दी की ओर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के सीमावर्ती स्थानों पर नाकेबंदी शुरू कर दी है। पुलिस टीम लुटेरों की तलाश में जुटी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन से चैम्बर प्रतिनिधियों की मुलाकात, सरकार उद्योग संवाद पर फोकस, औद्योगिक विकास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य में औद्योगिक विकास, नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक इकाइयों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के समक्ष आ रही व्यवहारिक चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि उद्योग जगत राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और झारखंड की आर्थिक सशक्तिकरण में फेडरेशन की भूमिका अहम रही है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे ताकि उद्योगों को सुगम और अनुकूल वातावरण मिल सके। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रामगढ़ में NH-33 पर हाथियों का फिर आतंक, आवागमन घंटों बाधित। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जंगली जानवरों का जंगल में रहना मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि जंगली जानवर जंगल छोड़कर गांव व शहरी इलाके की ओर रुख कर रहे हैं। रामगढ़ जिलावासी इन दिनों जंगली हाथियों के आतंक से दहशत में हैं। पिछले एक सप्ताह में हाथियों के हमले में 6 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई स्थानों पर लोगों को भारी नुकसान और दहशत का सामना करना पड़ा है। अब हाथी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पहुंचने लगे हैं, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। कुज्जू क्षेत्र में शुक्रवार देर रात हाथियों का झुंड NH-33 पर आ धमका, जिससे वाहनों की आवाजाही घंटों बाधित रही। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। इसी क्रम में शनिवार सुबह फिर एक हाथी अपने बच्चे के साथ टायर मोड़ स्थित सैनी होटल के आगे NH-33 पर पहुंच गया। इससे यातायात फिर प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को काफी देर तक रुकना पड़ा। बाद में हाथी अपने बच्चे के साथ पहाड़ से उतरकर सड़क पार कर जंगल की ओर चला गया। हाथी के सड़क छोड़ने के काफी देर बाद लोग हिम्मत कर वाहन आगे बढ़ा सके। स्थिति ऐसी है कि झुंड से अलग हुए हाथी कई क्षेत्रों में भटक रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों के साथ साथ मुख्य सड़क मार्ग भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ वन विभाग के लिए भी यह स्थिति बड़ी चुनौती बन गई है। वन विभाग लगातार टीम लगाकर हाथियों को सुरक्षित जंगल की ओर लौटाने में जुटा हुआ है। जमशेदपुर में ट्रैफिक जवान पर स्कूटी को धक्का देने का आरोप, स्कूटी अनियंत्रित होकर गिरी, महिला को आई गंभीर चोट, हंगामा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में साईं मंदिर के पास ट्रैफिक जवान के दौरान एक दंपति के साथ कथित अमानवीय व्यवहार के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस घटना में स्कूटी सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आदित्यपुर निवासी विशाल कुमार अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से सोनारी से आदित्यपुर जा रहे थे। विशाल ने हेलमेट नहीं पहना था। इसी दौरान ट्रैफिक जांच में तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। दंपति का आरोप है कि ट्रैफिक जवान ने उन्हें धक्का दिया, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई और गाड़ी पर सवार महिला को गंभीर चोट आई। घटना के बाद मौके पर मौजूद राहगीर आक्रोशित हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर बिष्टुपुर ट्रैफिक प्रभारी राकेश सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। ट्रैफिक प्रभारी ने पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में लोगों के बीच भारी आक्रोश देखा जा रहा है। मनरेगा बंद करने के फैसले पर कांग्रेस आक्रोशित, आज 21 दिसंबर से सड़क से सदन तक आंदोलन। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर कर ग्रामीण जनता से रोजगार की गारंटी छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की जो संवैधानिक गारंटी थी, उसे नए प्रावधानों के जरिए समाप्त कर दिया गया है। के राजू ने कहा है कि पहले यह तय करने का अधिकार ग्रामीण मजदूरों के पास था कि किस गांव में कौन सा काम होगा, लेकिन अब यह निर्णय केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले जहां केंद्र सरकार मनरेगा के लिए 90% तक फंड उपलब्ध कराती थी, उसे अब घटाकर केवल 60% कर दिया गया है
और वह भी चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित है। इससे गरीब और पिछड़े राज्यों में मनरेगा के तहत रोजगार लगभग समाप्त हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना की पहचान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जिसने कोविड काल में लाखों लोगों को रोजगार देकर जीवन रेखा का काम किया है, लेकिन अब इससे कमजोर कर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 21 दिसंबर से जिला स्तर पर मनरेगा को लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। जंगली हाथियों का कहर, समता गांव के एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों में दहशत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के समता वन क्षेत्र के समता गांव में शनिवार सुबह करीब 9 बजे जंगल से सूखी लकड़ी लाने के दौरान समता निवासी चंदन जोजो 48 वर्षीय का जंगली हाथी से आमना सामना हो गया, जिसमें हाथी को देखकर चंदन भागने के दौरान गिर गया, जिससे हाथी ने चंदन को पटक पटक कर मार डाला। जानकारी के अनुसार चंदन जो वर्षों से जंगलों से सूखी लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वही चंदन जो के 7 बच्चे हैं और परिवार के वे एकमात्र सहारा थे। इस हृदय विदारक घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है। वही पूरे क्षेत्र में भय का माहौल भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित परिवारों को तत्काल मुआवजा, इलाके में हाथियों की सतत निगरानी और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वही घटनास्थल पर वन विभाग के वनरक्षी द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल राहत स्वरूप 25,000 की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही जांच प्रक्रिया करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे जामताड़ा। कहा, सीएम नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, मैं फ्री इलाज करूंगा। झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को जामताड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यालय में ओवरब्रिज के नीचे एक सर्विस रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में हिजाब मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखी प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मैं बिहार जाना चाहता हूं, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया है उनका इलाज करना चाहता हूं, बिल्कुल निःशुल्क। अगर नीतीश कुमार ने दिमागी संतुलन गड़बड़ होने पर ऐसा किया है तो मैं इलाज करूंगा, और अगर उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है तो उन्हें देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख की ठगी, साइबर अपराधी जयपुर से गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान में छापेमारी कर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधी ने ईडी के नाम पर फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए राजस्थान के जयपुर के निवासी साइबर ठग योगेश सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ करीब 30 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई थी। सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरा मामला रांची के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने 30 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया था। साइबर अपराधियों ने ईडी के नाम पर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट के बहाने धमकाया और पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़िता ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच थाना में साल 2024 के अप्रैल महीने में ठगी से संबंधित एफआईआर दर्ज कराया था। डिजिटल फुटप्रिंट के सहारे की गई जांच में यह रकम जिस खाते में गई वह योगेश सिंह सिसोदिया का निकला, जिसके बाद जयपुर राजस्थान की स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर रांची डीसी और एसएसपी ने की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रस्तावित परिभ्रमण कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजुनाथ भजंत्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन द्वारा संयुक्त रूप से समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रपति दौरे की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, स्वागत सत्कार एवं कार्यक्रम स्थलों की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों को उनके कार्यों की स्पष्ट जिम्मेदारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति का दौरा त्रुटि रहित तरीके से संपन्न होना चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए तैयारी पूर्ण करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा रांची में प्रस्तावित कार्यक्रम एवं अन्य संभावित स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने साफ सफाई, सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, अग्निशमन, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, शौचालय, पार्किंग व्यवस्था आदि सभी बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की। रूट लाइन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्थाओं को लेकर आयसा का प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय में शनिवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के नेतृत्व में छात्रों ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने शैक्षणिक गतिविधियों में हो रही लगातार देरी और विश्वविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि स्नातक यूजी सत्र कई महीनों से पीछे चल रहा है, जबकि स्नातकोत्तर पीजी में अब तक नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। वहीं पीएचडी के लिए फॉर्म तो भरवाए गए हैं, लेकिन अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव भी लंबे समय से लंबित है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र पिछले कई महीनों से लगातार ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर शनिवार को छात्रों ने प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन करते हुए हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते जैसे नारे लगाए। इसके बाद छात्र कुलपति को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन कुलपति के भवन में मौजूद न होने के कारण उन्हें कार्यालय जाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में छात्र भवन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार गुरुचरण साहू छात्रों से बातचीत करने पहुंचे। रजिस्ट्रार और छात्रों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद छात्रों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा। थैले में 100 मामला। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा यह लापरवाही नहीं, सरकारी सिस्टम पर धब्बा। चाईबासा जिले के नोवामुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव में घटित हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक असहाय पिता डिम्बा चतुम्बा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लेकर पहुंचा था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैले में डालकर रात के अंधेरे में सुदूर जंगल पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए अपने गाँव लौटना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व सांसद गीता कोड़ा दुर्गम वन क्षेत्र में स्थित बालजोड़ी गाँव पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली और शोकाकुल परिवारों को ढाढ़स बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह घटना स्वास्थ्य विभाग और सदर अस्पताल चाईबासा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पूर्व सांसद ने कहा है कि एक पिता को अपने मासूम बच्चे का शव इस तरह ले जाने के लिए मजबूर होना पड़े, यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक गहरा धब्बा है। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अल्टीमेटम का असर। अनुदान प्रपत्र भरेंगे वित्त रहित संस्थान। अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अल्टीमेटम का असर हुआ है। वित्त रहित इंटर कॉलेजों, माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों ने रविवार से अनुदान के लिए आवेदन प्रपत्र भरने का निर्णय लिया है। यह निर्णय रविवार को झारखंड वित्त रहित शिक्षा संघर्ष मोर्चा की रांची में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में दिए गए आश्वासन तथा विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह के साथ हुई वार्ता का हवाला देते हुए आवेदन प्रपत्र भरने का निर्णय लिया गया। कहा गया है कि विभागीय सचिव ने मुख्यमंत्री के आदेश आते ही 75% अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजने का आश्वासन दिया है। हालांकि बैठक में अगले वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में राजभवन के समक्ष महाधरना तथा मुख्यमंत्री आवास के घेराव का भी निर्णय लिया गया है। बताते चले कि ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खुलने के बाद अनुदान की राशि नहीं बढ़ने के विरोध में संस्थानों ने निर्धारित तिथि 13 दिसंबर तक आवेदन नहीं भरा था। इसके बाद विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम अवसर प्रदान करते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी। विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के लिए संस्थानों को अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मोर्चा ने शनिवार को बैठक आयोजित कर आवेदन प्रपत्र भरने का निर्णय लिया। सीएम हेमंत सोरेन से पीवीएनएल सीईओ ने की मुलाकात। 800 मेगावाट यूनिट से व्यावसायिक उत्पादन की दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को पतरातु विद्युत निगम लिमिटेड पीवीएनएल के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक कुमार सहगल ने वरीय अधिकारियों के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान पीवीएनएल के ह्यूमन रिसोर्स प्रमुख जेड रहमान, वरीय प्रबंधक पंकज कुमार सिंह और डीजीएम जे महापात्र भी मौजूद रहे। पीवीएनएल के सीईओ ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी है कि 5 नवंबर 2025 से 800 मेगावाट क्षमता वाली एक यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। उन्होंने इस यूनिट के समय पर चालू होने के लिए राज्य सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा हर स्तर पर मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। अधिकारियों ने कहा है कि इस यूनिट के शुरू होने से झारखंड बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पतरातु विद्युत निगम लिमिटेड के भ्रमण का भी निमंत्रण दिया।
राज्यपाल की मौजूदगी में गूंज महोत्सव का भव्य समापन, विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का लोकार्पण। रांची के सोनाहातू में आयोजित 3 दिवसीय गूंज महोत्सव का समापन रंगारंग लोक संस्कृति और जन भागीदारी के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता एवं पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो की 9 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गूंज महोत्सव झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अग्रणी प्रतीक बनकर उभरा है और यह विविधताओं के बावजूद सामाजिक एकता का संदेश देता है। समारोह में विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि गूंज महोत्सव पिछले 30 वर्षों से समाज को एक सूत्र में बांधने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं गूंज परिवार के संरक्षक सुदेश महतो ने स्वागत भाषण में कहा कि राज्यपाल का आगमन पंच परगना क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि गूंज महोत्सव सेवा, सम्मान और सांस्कृतिक समागम के मूल्यों पर आधारित है जो समाज को जोड़ने का कार्य करता है। महोत्सव के दौरान 500 नगाड़ों के साथ राज्यपाल का स्वागत किया गया। सैकड़ों कलाकारों ने सामूहिक छौ नृत्य प्रस्तुत कर समा बांधा। किसानों, खिलाड़ियों और कलाकारों को सम्मानित किया गया तथा शहीदों के परिजनों का अभिनंदन किया गया। रामगढ़ की बोरोबिंग से चितरपुर तक हाथियों की दस्तक, प्रखंड कार्यालय के पीछे जंगल में डाला डेरा। रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के हमले की घटनाओं के बाद अब जंगली हाथियों का झुंड चितरपुर प्रखंड क्षेत्र में पहुंच गया है। हाथियों का झुंड शुक्रवार की रात बोरोबिंग गांव के जंगल से निकलकर शनिवार को चितरपुर प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित जंगल में डेरा जमा लिया है। इससे चितरपुर व आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। हाथियों के जंगल और रिहायशी इलाकों के बीच लगातार विचरण करने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। हाथियों ने कई किसानों की खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि झुंड में कई हाथी के बच्चे भी शामिल हैं, जिससे बच्चों की मौजूदगी के कारण हाथियों के आक्रामक होने की आशंका और अधिक बढ़ गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चितरपुर बीडीओ दीपक मिंज ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बीडीओ ने कहा है कि ग्रामीण रात के समय अकेले बाहर ना निकले, जंगल और खेत की ओर जाने से बचे और हाथियों को देखकर उन्हें भगाने की कोशिश ना करें। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन या वन विभाग को सूचना दें। धनबाद के नीलकुटी मोड़ पर पुलिस की कार्रवाई, हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार, लूट की साजिश नाकाम। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकुटी मोड़ के पास पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में अवैध हथियारों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 से 6 अपराधी किस्म के लोग नीलकुटी मोड़ के पास एकत्रित होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी निरसा के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख हजीरुल 24 वर्षीय, शेख दिलावर 33 वर्षीय, सदाम अंसारी उर्फ भोलू 22 वर्षीय और शेख आरिफ 30 वर्षीय के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी मदनपुर निरसा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन, 3 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में चारों आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे निरसा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की योजना बना रहे थे। गुमला में ऑटो पलटा, 1 की मौत, आधा दर्जन घायल। डानटोली मोड़ के पास हुआ हादसा, ओवरलोड होने से ऑटो हुआ अनियंत्रित। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में एक ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऊंचीडी डानटोली मोड़ के पास यात्रियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिससे 46 वर्षीय कृष्णा उरांव की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने गोभा टोली निवासी कृष्णा उरांव को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें मामूली चोट आई थी। मृतक के परिजन रंथु लोहरा ने बताया कि सभी यात्री कांसीर बाजार से लौट रहे थे। ऊंचडी डानटोली के चढ़ाव पर ऑटो में अत्यधिक भार होने के कारण वह पीछे की ओर लुढ़कने लगा और अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया, जिसके बाद यह घटना हुई। धनबाद के बरमसिया ओवरब्रिज 45 दिन बाद खुला, छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू। धनबाद शहर के बरमसिया ओवरब्रिज को तय समय से एक दिन पहले ही आम जनता के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया है। पुल पर शनिवार से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले करीब 45 दिनों से पुल बंद रहने के कारण क्षेत्र की 10,000 से अधिक आबादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित थी। सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति थी। पुल के खुलते ही क्षेत्र में
खुशी का माहौल देखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बंद रहने से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। लंबा चक्कर लगाने से समय और ईंधन दोनों की बर्बादी हो रही थी। अब पुल खुलने से आवागमन सुगम होगा और शहर को जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। गौरतलब है कि लगातार बारिश के कारण बरमसिया पुल में लगे स्लैब अपनी जगह से खिसक गए थे, जिससे पुल की स्थिति कमजोर हो गई थी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 5 नवंबर से पुल को करीब 45 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद कर मरम्मत कार्य शुरू कराया था। इधर डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर पुल के गार्डवाल के मजबूतीकरण के साथ साथ ऊपरी सड़क की मरम्मत का कार्य किया गया। मरम्मत पूरी होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन पहले चरण में पुल को केवल छोटे वाहनों के लिए खोला है। अधिकारियों के अनुसार पुल की लोड टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। गिरिडीह में वन भूमि पर अवैध निर्माण ध्वस्त, कई हिरासत में। वन विभाग ने जोभी गडरमा में चलाया अतिक्रमण विरोधी अभियान। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोभी गडरमा में शनिवार को वन विभाग ने पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान वन भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अभियान के नेतृत्व वन क्षेत्र पदाधिकारी SK रवि ने किया। वन विभाग ने बताया कि अवैध निर्माण करने वाले लोगों को पूर्व में कई बार नोटिस और चेतावनी दी गई थी। उन्हें वन भूमि क्षेत्र पर निर्माण कार्य तुरंत बंद करने को कहा गया था। हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए निर्माण जारी रखा गया। इसके बाद विभाग ने JCB मशीन की मदद से अवैध रूप से बन रहे मकान को ध्वस्त कर दिया गया। अभियान के दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुफस्सिल थाना पुलिस ने हस्तक्षेप किया और विरोध कर रहे लोगों को मौके से हटाया। इस दौरान हंगामा करने वाले कुछ लोगों को वन विभाग और पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। ईशान किशन की दमदार वापसी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है। 3 दिन पहले ईशान किशन की कप्तानी में झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी। ईशान किशन 2 साल से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चले गए थे। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुणे में खेले गए फाइनल में 49 गेंदों पर 101 रन की पारी खेलकर झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया। ईशान मौजूदा सीजन में मुश्ताक अली ट्रॉफी के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 10 मैचों में 197.32 के स्ट्राइक रेट से 517 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले। राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMS परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन शुरू। 17 जनवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड अधिविद्या परिषद जैक रांची ने कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMS परीक्षा 2025-26 को लेकर आवश्यक सूचना जारी की है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जारी सूचना के मुताबिक NMMS परीक्षा 2025-26 के लिए आवेदन पत्र 20 दिसंबर से शुरू हो गए हैं, जो 17 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। इच्छुक और पात्र छात्र छात्राएं जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जैक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरकारी, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों तथा 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इस संबंध में सूचित किया है। बच्चों को मोबाइल से दूर रखे, खेलों से जोड़े। राज्यपाल। धनबाद जिले के टुंडे स्थित स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में विद्या विकास समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 36वें प्रांतीय खेलकूद का शनिवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। उन्होंने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने बच्चों को मोबाइल फोन से दूरी बनाने और खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ाने की सलाह दी। अमन साहू से जुड़े राहुल दुबे गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट जारी। राहुल सिंह को गैंग से बाहर निकालने की बात कही। अमन साहू से जुड़े राहुल दुबे गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट जारी किया गया है। जेल में बंद अमन साहू गैंग के गैंगस्टर आकाश रॉय मोनू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर राहुल सिंह को गैंग से बाहर निकालने की बात कही है। आकाश मोनू ने पोस्ट में लिखा है कि राहुल सिंह को अमन साहू के राहुल गैंग से बाहर किया गया है।
लातेहार पुलिस ने भीषण ठंड में जरूरतमंदों को बांटे कंबल। लातेहार जिले में पड़ रही भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर लातेहार पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। मानवता का परिचय देते हुए लातेहार पुलिस की टीम ने शनिवार को सुदूरवर्ती और दुर्गम गांव डोरांग के परहिया टोला में पहुंचकर जरूरतमंद ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया। लातेहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में दिसंबर के महीने में पारा काफी गिर चुका है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से जंगल और पहाड़ों के बीच बसे परहिया जैसे अति पिछड़े समुदाय जो मुख्यधारा से दूर हैं, उनके लिए यह ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। एसपी कुमार गौरव ने इन चुनौतियों को संज्ञान में लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने अपने क्षेत्र के जरूरतमंदों की पहचान कर उन्हें राहत सामग्री प्रदान करें। रांची विश्वविद्यालय के कुड़ुक विभाग में एलुमनी मीट मार्च। रांची विश्वविद्यालय के कुड़ुक विभाग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर बंदे खलको की अध्यक्षता में सहायक शिक्षक संजय उरांव, शोधार्थी एवं विभाग के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बैठक के दौरान कुड़ुक भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। वर्ष 2026 के मार्च माह के प्रथम सप्ताह में कुड़ुक एलुमनी मीट करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से विभाग के पूर्व विद्यार्थियों को मंच प्रदान किए जाएंगे। उनके अनुभवों को वर्तमान विद्यार्थियों से जोड़ा जाएगा। अकादमिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही कुड़ुक भाषा के विकास, शोध एवं रोजगार की संभावनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। हजारीबाग बीएसएफ मेरू में 375 नव आरक्षकों की पासिंग आउट परेड, देश सेवा की शपथ ली, अब देंगे अपनी सेवाएं। हजारीबाग स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में शनिवार को दीक्षांत परेड समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर 375 नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। घने कुहासे के बीच आयोजित इस समारोह में नव आरक्षकों ने भारत माता की जय के नारों के साथ देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। बीएसएफ बैंड की धुन और पारंपरिक कार्यक्रमों ने माहौल को देशभक्ति पूर्ण बना दिया। इन नव आरक्षकों ने 44 सप्ताह का कठिन बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया है। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएफ मेरू हजारीबाग के महानिरीक्षक धीरेन्द्र संभाजी कुटे ने परेड की सलामी ली और उसका निरीक्षण किया। उन्होंने नव आरक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत परेड के बाद वे औपचारिक तौर पर सीमा सुरक्षा बल, जो भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, के सदस्य बन गए हैं। एमबीबीएस नामांकन की पूरी प्रक्रिया रद्द कर सीबीआई जांच कराई हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता के प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। पूरे दस्तावेजी प्रमाण के साथ बाबूलाल मरांडी ने इस पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मेडिकल एमबीबीएस कोर्स में नामांकन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हुए पुनः काउंसलिंग कराने और अनियमितता में संलिप्त अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त करते हुए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों के नामांकन प्रक्रिया में जेसीई सीईबी द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में घोर अनियमितता बरती गई है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणियों के योग्य एवं मेधावी अभ्यर्थी नामांकन कराने से वंचित हो गए हैं। इस शैक्षणिक वर्ष में नामांकन प्रक्रिया में हुई धांधली की शिकायतें अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं और जेसीई सीईबी द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है कि नामांकन प्रक्रिया में आरक्षित कोटि एवं अनारक्षित कोटि में अभ्यर्थियों के नामांकन में गड़बड़ियां हुई हैं एवं आरोपी अभ्यर्थियों के नामांकन को रोक दी गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रांची में कार्यशाला, बाल विवाह और डायन कुप्रथा के खिलाफ उलगुलान की शपथ। झारखंड में सुरक्षित और सशक्त महिला के हेमंत सरकार के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने और एक सशक्त झारखंड के निर्माण के लिए रांची के शौर्य सभागार में अनुमंडल स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। समाज कल्याण निदेशालय में निदेशक किरण पासी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में रांची के एसडीओ, डीडीसी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सिविल सर्जन सहित समाज कल्याण विभाग से जुड़े पदाधिकारियों और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, महिला सुपरवाइजर ने शिरकत की। कार्यशाला में बाल विवाह, डायन बिशाही, घरेलू हिंसा, कुरीतियों और महिला सशक्तिकरण में शिक्षा के विशेष महत्व पर चर्चा हुई। झरिया में बीसीसीएल की जमीन पर हो रहा था कोयले का अवैध खनन, सभी मुहाने बंद किए गए। बीसीसीएल प्रबंधन ने झरिया क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। क्षेत्रीय महाप्रबंधक टी पासवान के आदेश पर शनिवार की सुबह से बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के कपूरगढ़ा में बीसीसीएल की जमीन पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कोयला खनन स्थलों की भराई शुरू की गई। अवैध खदानों को बंद करने के लिए पोकलेन मशीन लगाई गई। भराई का कार्य पूर्व झरिया क्षेत्र के नोडल पदाधिकारी अभिषेक झा की देखरेख में किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ जवानों के साथ बोरागढ़ पुलिस भी तैनात रही।
पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में अब मार्च में होगी सुनवाई। टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ईडी और आलमगीर आलम के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MM सुंदरेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई। 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।